राजगढ़ के भाइयों और बहनों, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। इस विशाल राज्य के सभी निवासियों, महाराज आदित्य देव की ओर से एक महान घोषणा की जाती है। जो भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर महाराज की 3 कठिन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार करेगा, उसे मिलेगा अपार धन, असीम सम्मान और राजमहल में उच्च स्थान। लेकिन ध्यान रहे, जो असफल होगा उसे कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। राजगढ़ के सभी लोग इस खबर से पूरा गांव गूंज उठता है। लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं। अगर किस्मत साथ दे गई तो हम भी अमीर बन सकते हैं। पर भाई, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं, बुद्धि भी चाहिए। चलो राजमहल चलते हैं। अरे वीर, तू जिंदगी भर घर पर ही रहेगा और उधर किस्मत तेरा दरवाजा खटखटा रही है। क्या तुझे जरा भी अंदाजा है कि आज गांव में कैसी खबर फैली है? रुद्र, तू हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहता है? पहले बैठ, पानी पी, फिर आराम से बता कि आखिर बात क्या है जो तू इतना उत्साहित और बेचैन दिखाई दे रहा है। वीर, मैं तुझे कैसे समझाऊं? महाराज ने एक प्रतियोगिता रखी है, ऐसी प्रतियोगिता जिसमें जो भी बुद्धि का खेल दिखाकर राजा के 3 प्रश्नों का सही सही जवाब देकर और परीक्षा होगी। जो इसे जीत जाएगा उसे इतना धन मिलेगा कि उसे जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रुद्र, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या सच में जिंदगी में बिना मेहनत किए इतना कुछ हासिल करना सही होता है? और अगर जीतने के लिए हमें गलत रास्ता अपनाना पड़ा तो क्या वह जीत सच में जीत कहलाती है? वीर, तू हमेशा इतनी गहरी बातें क्यों सोचता है? दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो मौके को पहचानता है और उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। अगर किस्मत हमारे साथ है और हमारी बुद्धि तेज है तो हमें पीछे हटने की क्या जरूरत है? रुद्र, मैं तेरी बात समझता हूं और मैं तेरे साथ राजमहल चलने को भी तैयार हूं। लेकिन एक बात मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लूंगा, पर मैं सिर्फ अपनी ईमानदारी और सच्चाई के दम पर ही जीतने की कोशिश करूंगा। मैं किसी भी हालत में गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा, चाहे मुझे हार ही क्यों ना माननी पड़े। अगले दिन दोनों दोस्त राजमहल पहुंचते हैं। वहां हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। हर किसी की आंखों में लालच, उम्मीद और डर साफ दिखाई देता है। महाराज आदित्य सिंहासन पर सभी को समझाते हुए बोलते हैं, तुम सब यहाँ आए हो, लेकिन यह खेल इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। यह सिर्फ बुद्धि का खेल नहीं है, यह किस्मत का खेल भी है। कभी तुम्हारी समझ तुम्हें आगे बढ़ाएगी तो कभी तुम्हारी किस्मत तुम्हें गिरा देगी, और कभी कभी तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। वीर आगे बढ़ता है, महाराज से बोलता है, महाराज, मैं इस प्रतियोगिता में पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ भाग लेना चाहता हूँ। मेरे लिए जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मैं सही रास्ते पर चलूं। रुद्र आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हुए महाराज से बोलता है, महाराज, मैं इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए आया हूँ और मैं यह साबित करके जाऊंगा कि बुद्धि और किस्मत का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। महाराज दोनों को ध्यान से देखते हैं और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हैं, और उन दोनों की पहली परीक्षा की घोषणा करते हुए महाराज कहते हैं, तुम दोनों को 1 दिन का समय दिया जाता है। कल तक तुम ऐसी वस्तु लेकर आओ जो सबसे मूल्यवान भी हो और जिसकी कोई कीमत भी ना हो। याद रखो, ये बुद्धि और किस्मत दोनों का खेल है, और जो इस खेल में हारेगा उसे मैं कठोर दंड दूंगा। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो सबसे मूल्यवान भी हो और जिसकी कोई कीमत भी ना हो? ये कोई साधारण सवाल नहीं है, ये जरूर हमारी सोच और समझ की परीक्षा है। तभी वीर के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और वीर से बोलता है, बेटा, तेरे चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। क्या तू किसी बड़ी उलझन में फंसा हुआ है? बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं महाराज के लिए क्या लेकर जाऊं। मैं ऐसी चीज ढूंढ रहा हूं जो सबसे अनमोल हो, लेकिन जिसकी कोई कीमत ना हो। बेटा, इंसान इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करता है, जिसके बिना वो एक पल भी नहीं जी सकता, लेकिन फिर भी जिसे कोई खरीद नहीं सकता, उसका कोई मूल्य नहीं होता। जवाब तेरे सामने ही है, बस उसे समझने की जरूरत है।
दूसरी ओर रुद्र मन ही मन सोच रहा होता है। सबसे मूल्यवान मतलब सबसे महंगी चीज। महाराज को बस दिखाना है कि मेरे पास सबसे कीमती वस्तु है और मैं वीर से जीत जाऊंगा। वह एक धनी व्यापारी के पास जाता है। सेठ जी, मुझे आपका सबसे कीमती हीरा चाहिए। मैं आपको वचन देता हूं कि प्रतियोगिता जीतने के बाद मैं आपको इसका दुगुना मूल्य चुका दूंगा। आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। पर रुद्र, जब तुझे मैं काम के लिए बुला रहा था तो तूने इनकार कर दिया था। तू तो मेरे यहाँ कभी काम करने के लिए भी नहीं आता और आज दौड़ते हुए मेरे पास आ गया। ध्यान रखना रुद्र, यदि तू ये प्रतियोगिता हारा तो तुझे मेरे घर पर जिंदगी भर गुलामी करनी पड़ेगी। सेठ लालच में आकर उसे हीरा दे देता है। रुद्र मुस्कुराते हुए सोचता है, अब देखता हूँ वीर तेरी सच्चाई कैसे जीतती है। अगला दिन दरबार में सभी लोग हाजिर होते हैं और महाराज पूछते हैं, तो बताओ तुम दोनों क्या लाए हो? क्या तुम दोनों ने मेरी पहेली को सुलझा दिया? रुद्र, पहले तुम बताओ क्या लेकर आए हो महाराज। ये देखिए, दुनिया का सबसे कीमती हीरा। इसकी चमक और इसकी कीमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये मेरी बुद्धि और मेरी मेहनत का परिणाम है। सभा में तालियां गूंज उठती हैं। वीर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। महाराज, मैं आपके लिए यह लाया हूँ। वह अपनी मुट्ठी खोलता है। उसमें मिट्टी होती है। सभा में हंसी गूंज उठती है, लेकिन वीर पूरी गंभीरता से कहता है, महाराज, हम सब इसी मिट्टी से जन्म लेते हैं। इसी मिट्टी से अन्न उगता है और अंत में हम इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। इसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन ये सबसे मूल्यवान है। मेरे लिए इससे बड़ा उपहार कोई नहीं हो सकता। पहली परीक्षा का विजेता वीर को घोषित किया जाता है, क्योंकि वीर ने मिट्टी लेकर आया है। हमारे लिए मिट्टी वो अंग है जो हमारे शरीर को पांचों तत्वों में विकसित रखती है। और रुद्र ने पैसा, रुतबा दिखाया है जो कि हर इंसान कमा सकता है। मैंने इतना कीमती हीरा लाकर दिया और फिर भी मैं हार गया। ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ किस्मत नहीं हो सकती। वीर जरूर किसी चाल से जीता है। अब मैं अगली परीक्षा में उसे किसी भी हालत में नहीं जीतने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उसी समय वीर उसके पास आता है और शांत स्वर में कहता है, रुद्र, तू इतना परेशान क्यों है? हार जीत तो इस खेल का हिस्सा है। आज मैं जीता हूं तो कल तू भी जीत सकता है। तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर। वीर, मैं सब समझता हूं। तूने जरूर कोई चाल चली है, वरना मिट्टी जैसी बेकार चीज कोई कैसे जीत सकती है? रुद्र, मैंने कोई चाल नहीं चली। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। अगर तू भी चीजों को दिल से समझने की कोशिश करता तो शायद तू भी जीत सकता था। अब देखना, अगली परीक्षा में मैं तुझे हरा कर दिखाऊंगा और तब सबको पता चलेगा कि असली विजेता कौन है। दूसरी परीक्षा की घोषणा। अगली सुबह दरबार फिर से सजाया जाता है। महाराज सिंहासन पर बैठते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, अब समय आ गया है दूसरी परीक्षा का। यह परीक्षा तुम्हारी बुद्धि के साथ साथ तुम्हारी नीयत की भी परीक्षा होगी। तुम दोनों के सामने एक जादुई कटोरा रखा जाएगा। उसमें जल भरा होगा। जो भी उस जल को पिएगा, अगर उसके मन में लालच या छल होगा तो वह तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ेगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा जाता है। वीर अपने घर के एक कोने में बैठा रहता है। वह धीरे से खुद से कहता है, यह परीक्षा बहुत कठिन है, लेकिन मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा मन साफ है तो मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं सच्चाई के साथ इस परीक्षा को दूंगा, चाहे जो भी हो। उसके चेहरे पर शांति दिखाई देती है। दूसरी ओर रुद्र बेचैन होकर मन ही मन सोच रहा होता है। वह गुस्से में कहता है, अगर मैं सीधे जाकर पानी पीऊंगा और कहीं मेरे मन का लालच पकड़ लिया गया तो मैं हार जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। जंगल में एक तांत्रिक रहता है, शायद वही मेरी मदद कर सकता है। रुद्र तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ता है, जहां जंगल के बीचों बीच तांत्रिक रहता है। रात गहरी हो चुकी होती है। रुद्र घने जंगल में पहुंचता है, जहां एक कुटिया में तांत्रिक ध्यान में बैठा होता है। रुद्र धीरे से कहता है, बाबा, मेरी बात सुनिए। मुझे आपकी मदद चाहिए। कौन है तू और इस समय यहाँ क्यों आया है? बाबा, मैं एक प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ और मुझे उसे जीतना है, लेकिन दूसरी परीक्षा बहुत कठिन है। मुझे आपकी मदद चाहिए। महाराज ने एक कटोरे में विषालित पानी पीने के लिए बोलेंगे और जिसके अंदर छल कपट होगा वो उस पानी को पीते ही मर जाएगा। बाबा, मुझे ऐसा कुछ दीजिए जिससे मैं ये प्रतियोगिता जीत पाऊँ। तू जीतना चाहता है
या सच में योग्य बनना चाहता है। मुझे सिर्फ जीतना है बाबा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुझे मुझे कुछ देना होगा। अगर मैं जीत गया तो मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा और आपको महल में स्थान दिलवाऊंगा। तांत्रिक एक छोटी सी पुड़िया निकालता है और कहता है, जब तू जादुई कटोरे से पानी पिए तब इस पुड़िया की भस्म उसमें मिला देना। इससे तुझ पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो बिना इसके पानी पिएगा उस पर असर जरूर होगा। धन्यवाद बाबा, आपने मेरी बड़ी मदद की। अब मैं निश्चित रूप से जीत जाऊंगा। अगली सुबह दरबार में फिर से भीड़ जमा होती है। मंत्री जादुई कटोरा लेकर आते हैं। रुद्र की चाल। महाराज बोलते हैं, अब दूसरी परीक्षा शुरू की जाए। रुद्र चुपके से अपनी जेब से पुड़िया निकालता है और बिना किसी को बताए उसमें मिला देता है। फिर वह आत्मविश्वास से कटोरा उठाता है और पानी पी लेता है। उस पर कोई असर नहीं होता। दरबार में लोग कहते हैं, वाह, इसका मन तो बिल्कुल साफ है। महाराज, इस प्रतियोगिता को तो रुद्र ही जीतेगा। रुद्र कितना साफ दिल का व्यक्ति है। अब वीर की बारी आती है। वो बिना किसी डर के कटोरा उठाता है और पानी पी लेता है। कुछ ही क्षण बाद वीर के ओंठ थोड़े पीले दिखने लगते हैं। जैसे ही वीर के ओंठ पीले दिखते हैं, दरबार में हलचल मच जाती। अरे ये क्या हुआ? क्या इसका मन लालच से भरा हुआ था? हम तो वीर को अच्छा व्यक्ति मानते थे, पर ये तो गिरगिट निकला। महाराज, देखा वीर, अब समझ आया किस्मत और चालाकी क्या होती है। दूसरी परीक्षा का विजेता रुद्र है, क्योंकि उसके अंदर लालच नहीं बल्कि ईमानदारी है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होगी, यह तय करेगी कि असली विजेता कौन है। तुम दोनों को यह धन दिया जाता है। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस धन का उपयोग कैसे करते हो। तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारी असली पहचान ये बताएगा। कैसे हो सकता है? मेरे मन में कोई लालच नहीं था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? रुद्र, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम दोस्त हैं और तू जीतने के लिए गलत रास्ता अपना रहा है। दोस्ती अपनी जगह है वीर, लेकिन जीत उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब देखना, आखिरी परीक्षा में भी मैं ही जीतूंगा। रुद्र अपने घर पहुंचते ही तीसरी परीक्षा के बारे में सोचने लगता है। अगर मैं ये सारे असली सिक्के बांट दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर मैं लोगों को नकली सिक्के दे दूं और खुद असली रख लूं, तो सब मुझे दयालु समझेंगे और मैं अमीर भी बन जाऊंगा। किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। रुद्र तुरंत उठता है और एक सुनार के पास जाता है। सुनो, मुझे बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले सिक्के चाहिए जैसे ये, कोई भी फर्क पहचान न सके। यह बहुत गलत काम है। अगर किसी को पता चल गया तो हमें सजा मिल सकती है। तुझे सिर्फ अपना फायदा देखना चाहिए। मैं तुझे इतना धन दूंगा कि तू जिंदगी भर आराम करेगा। बस मेरे लिए ये काम कर दे। सुनार लालच में आ जाता है और रुद्र को नकली सिक्के दे देता है। कुछ समय बाद रुद्र नकली सिक्कों से भरी थैली लेकर बाहर निकलता है। वह हंसते हुए कहता है, अब देखना वीर, कैसे मैं सबको बेवकूफ बनाता हूँ। रुद्र गांव के चौपाल पर पहुंचता है। वह जोर से आवाज लगाता है, सुनो सुनो सभी लोग इकट्ठा हो जाओ, आज मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। गांव वाले हैरान होकर इकट्ठा हो जाते हैं। एक आदमी पूछता है, रुद्र, आज तू इतना दयालु कैसे बन गया? मैंने सोचा कि अगर मेरे पास धन है तो उसका उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस गांव का हर गरीब व्यक्ति खुश रहे, इसलिए यह धन तुम सब में बांट रहा हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो सके। गांव वाले खुश होकर कहते हैं, रुद्र, तुम बहुत महान हो। हम तुम्हारे जैसे इंसान को पहले कभी नहीं देखा है। तुम लोग क्या जानो कि ये सब नकली है। दूसरी ओर वीर अपनी थैली लेकर गांव में निकलता है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ मिलता है। वीर उसके पास जाकर धीरे से पूछता है, बाबा, आप इतने दुखी क्यों हैं? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बेटा, मेरा बेटा बहुत बीमार है। अगर मैं उसे वैद्य के पास नहीं ले गया तो वह बच नहीं पाएगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बहुत लाचार हूं। मैं ऊपर से इतना गरीब हूं कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। वीर बिना सोचे समझे अपनी थैली से सारे सिक्के निकालता है
और उसे दे देता है। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, ये सारे पैसे ले जाइए और अपने बेटे का इलाज कराइए। किसी की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। बूढ़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वीर से कहता है, बेटा, तूने आज मेरा जीवन बचा लिया। भगवान तुझे खुश रखे। भगवान करे मेरी उम्र लग जाए। बेटा, तू बड़ा होकर अच्छा बड़ा आदमी बनेगा। मुझे बस यही खुशी है कि मैं आपके काम आ सका। और बाबा, मुझे आशीर्वाद देना जिससे मेरा आज का दिन अच्छा जाए। मेरे साथ किसी भी प्रकार का छल कपट ना हो। अगले दिन दरबार फिर से सजाया जाता है। महाराज गंभीर स्वर में कहते हैं, अब समय आ गया है अंतिम निर्णय का। बताओ, तुम दोनों ने धन का क्या किया? आज तुम्हारी प्रतियोगिता का आखिरी दिन है। रुद्र आगे बढ़कर आत्मविश्वास से लंबा जवाब देता है। महाराज, मैंने आपका दिया हुआ सारा धन गांव के गरीब लोगों में बांट दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं जीतना चाहता हूं तो मुझे लोगों का भला करना होगा। इसलिए मैंने बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद की, ताकि इस राज्य में कोई भी दुखी न रहे। दरबार में तालियां बजती हैं। वाह रुद्र, बहुत अच्छा काम किया। रुद्र की सभी लोग तारीफ करने लगते हैं। अब वीर आगे आता है और महाराज से बोलता है, महाराज, मेरा धन रास्ते में एक जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने में खर्च हो गया। उसका बेटा बहुत बीमार था और अगर मैं उसे पैसे नहीं देता तो शायद उसकी जान चली जाती। इसलिए मैंने बिना सोचे समझे उसे सारे पैसे दे दिए। वीर की बातें सुनकर रुद्र महाराज से तुरंत बोलता है, महाराज, ये झूठ बोल रहा है। इसने जरूर धन छुपा लिया होगा। ये बचपन से ही ऐसा है। ये कभी भी धन खर्च नहीं करता। महाराज, मैंने जो किया सच किया है। मेरे पास इसे साबित करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मन साफ है। चाहे तो आप गांव जाकर उस बूढ़े व्यक्ति से पूछ सकते हो। सच्चाई सामने आती है। तभी दरबार में वही बूढ़ा व्यक्ति आता है और साथ में कुछ गांव वाले भी आते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति जोर से कहता है, महाराज, वीर सच कह रहा है। अगर इसने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरा बेटा आज जिंदा नहीं होता। महाराज, जब मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था, तभी वीर मेरे पास आता है और मुझे सारे पैसे दे देता है। आज वीर न होता तो मेरा बेटा जीवित नहीं रहता। फिर कुछ गांव वाले आगे आते हैं और महाराज को रुद्र की काली करतूतों के बारे में बताते हैं। महाराज, हमें जो सिक्के रुद्र ने दिए थे वो सारे सिक्के नकली निकले हैं। हम बाजार गए तो किसी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और तो और दुकानदार ने ये भी बोला, जिसने भी ये सिक्के तुम लोगों को दिया है वो तुम लोगों को बेवकूफ बनाया है। महाराज, रुद्र को कड़ी से कड़ी सजा दो। अंतिम फैसला, क्या रुद्र को महाराज माफ करेंगे? महाराज गुस्से में कहते हैं, जीतने के लिए गलत रास्ता अपनाने वाला कभी सच्चा विजेता नहीं हो सकता। असली विजेता वीर है जिसने बिना किसी स्वार्थ के सही काम किया। रुद्र को जिंदगी भर के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाए ताकि आज के बाद कोई किसी के साथ धोखा बेईमानी और ऐसे लालच में ना आ सके। गांव के सभी लोग सुन लो, आज के बाद ऐसा क्राइम करने की कोई सोचना भी मत, वरना जो ऐसा करेगा उसका हाल भी रुद्र के जैसा होगा। रुद्र रोते हुए वीर के पास आता है और वीर से बोलता है, वीर, मुझे माफ कर दे। मैंने लालच में आकर सब कुछ गलत कर दिया। मैं हमारी दोस्ती भी भूल गया। रुद्र, दोस्ती सिर्फ खुशियों में साथ देने का नाम नहीं होती, बल्कि गलत रास्ते से वापस लाने को भी दोस्ती कहते हैं। पर रुद्र, तेरे पास बुद्धि रहने के बाद भी तू अपनी किस्मत से हार गया। देखा दोस्तों, हमेशा लालच करने वालों के साथ गलत ही होता है।
चाहे चोर कितना भी शातिर हो, रुद्र के पास बुद्धि तो थी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। और वीर जिसके पास न बुद्धि होती है न उसकी किस्मत साथ देती, फिर भी वो ईमानदारी उसके अंदर रहती है, जिसके कारण वीर रुद्र से जीत गया है।